नमस्ते छात्राओं। आज हम लोकभारती कक्षा 9वीं का 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण इसकी जानकारी लेने वाले हैं। इसके लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का परिचय है। उनका जन्म 9 मार्च 1948 में हुआ है। मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई है। उनका परिचय है। श्री कृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती हैं, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली ऐसी उनकी रचनाएं हैं। ये जो डॉक्टर का अपहरण पाठ है एक विज्ञान कथा है। उसकी विधा है विज्ञान कथा। जीवन की किसी घटना का रोचक और प्रभावी वर्णन इस कहानी में दिखाई देता है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। इस पाठ में उन्होंने विज्ञान के सहारे हमें प्रेरणा दी है। देखिए, इस पाठ में कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉलबेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस हो जाता है, अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आता है। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले भी जाते हैं। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए इसका बुरा न मानते थे, बल्कि सहर्ष चले जाते थे। उन्हें कोई फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आते। लेकिन आज वे नहीं आए। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले उन्होंने सोचा शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसीलिए नहीं आए होंगे। फिर यह भी सोचा हो सकता है कि आज वे सीधे अस्पताल चले गए होंगे। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया था। चारों ओर खोज शुरू हो गई। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर से बाहर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस से गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि किसी एक्सीडेंट के बारे में किसी को जानकारी मिले तो तुरंत बता दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था, इसलिए यह शंका भी करना व्यर्थ था। उनकी हत्या कर दी होगी तो ऐसा भी नहीं है। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो, और
सब उनकी पत्नी की मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह है कि डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। सभी लोग चिंतित थे। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो गई। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी होकर डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा करती। कई महीने बीत गए। एक दिन श्रीमती भटनागर जी ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए होंगे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन हो गया। लेकिन उसी वक्त वहां एक लिफाफा मिला और उस पर श्रीमती जी भटनागर का नाम लिखा हुआ था और एक सीडी भी वहां थी। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। सभी आश्चर्यचकित हो गए। इसी वक्त डॉक्टर भटनागर जी ने कहा है, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह भी हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है, यानी कि प्रगतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात के कुछ सबक लेंगे। हाँ, तो पहले सुनो यह कहानी। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं प्राप्त की। एक तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रखे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। चौंक पड़ना, आश्चर्यचकित होना। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर में डाल दिया और यान तेजी से सू सू की आवाज़ करते आसमान में उड़ गई। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो यह यान एक ग्रह पर पहुंच गया था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहना गया था ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। काफ़ी समय हो जाने के बाद यह भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि एक सौरमंडल के दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इसके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। उन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में भी जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण किया है। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा गृह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। चरम सीमा यानी कि उच्चतम स्थान। यहाँ के सभी आदमी
आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। ज़्यादातर काम मशीनें करती है और मशीनों के लोग गुलाम बन गए हैं। इन लोग बहुत होशियार है, प्रगतिशील है, लेकिन उन्हें एक विचित्र तरह का सड़न का रोग हो गया है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो गया है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज करने के लिए मेरा अपहरण किया है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो उन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। अगर ऐसा ही जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी हुई है। इस पर हवा, पानी, मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए हैं। किंतु अब इन पर यह मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाइयाँ बना रहा हूँ। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। एक काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें सब मुसीबतों से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु उसके लिए ये भी अभी तैयार नहीं है ये लोग। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक नहीं है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराइए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और सभी लोग सोचने लगे
आज के लिए और भविष्य के लिए हमें विचार करना जरूरी है।